और मेरे हिसाब से जब मैं 100% सैचुरेशन की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है एक असल में सामाजिक न्याय है, ये असल में सेकुलरिज्म है और असल में ये संविधान का सम्मान है। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान की भावना है सबको बेहतर स्वास्थ्य मिले और आज कैंसर डे भी है। देश भर में और दुनिया भर में आज हेल्थ को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गरीब को, बुजुर्गों को आरोग्य की सेवाएं मिले उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं और वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण। आज आयुष्मान से देश के 30,000 अस्पताल जुड़े हैं और अच्छे स्पेशलाइज्ड प्राइवेट अस्पताल जुड़े हैं जहां आयुष्मान कार्ड वाले को मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने संकुचित मानस के कारण, कुनीतियों के कारण गरीबों के लिए इन अस्पतालों के दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं और इसका नुकसान कैंसर के मरीजों को उठाना पड़ा है। पिछले दिनों पब्लिक हेल्थ जर्नल लैंसेट की स्टडी आई है, उसका कहना है कि आयुष्मान योजना से समय पर कैंसर का इलाज शुरू हो रहा है। सरकार कैंसर की जांच कराने के संबंध में बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जितना जल्दी जांच हो, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो, हम कैंसर पेशेंट को बचा सकते हैं। और लैंसेट ने आयुष्मान योजना को क्रेडिट देते हुए कहा है कि भारत में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में भी हमने कैंसर की दवाइयों को सस्ते करने की दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया है वो आने वाले दिनों में, और जब आज कैंसर डे है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा सभी माननीय सांसद इसका लाभ ले सकते हैं अपने इलाके के ऐसे मरीजों के लिए, और वो है मरीजों को, आप जानते हैं अस्पताल उतने नहीं होने के कारण भी काफी दिक्कत रहती है बाहर से आने वाले पेशेंट को। 200 डे केयर सेंटर बनाने का निर्णय इस बजट में किया गया। ये डे केयर सेंटर पेशेंट को भी, उसके परिवार को भी बहुत बड़ी राहत देने वाला काम करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब
एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे। इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, गोरा है, गोरा है, गोरा है, अब मत बोलो। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है? क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके, विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है, और ये महिलाएं वंचित परिवारों से, ग्रामीण बैकग्राउंड से, समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा, और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके। उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, और उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा की है। हमारी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर हुई है, उस हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लखपति दीदी की जानकारी हम तक पहुंची है। और जब से मैंने इस योजना को आगे बढ़ाया है, अब तक करीब करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे।
और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों का बल दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश के अनेक गांवों में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांवों में आया है। महिला के हाथ में ड्रोन चलाते हुए देख के गांव के लोगों का महिला के प्रति देखने का नजरिया बदल रहा है। और आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम कर करके लाखों रुपया कमाने लगी हैं। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के लिए उसके सशक्तिकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। करोड़ों महिलाएं पहली बार मुद्रा योजना लेकर के उद्योग के अंदर अपने कदम रखे हैं और उद्योगपति की भूमिका में आई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए, उसमें से करीब करीब 75% मकान ऐसे हैं जिसके मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बदलाव 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको सशक्त बिना किए बिना हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। और इसलिए रूरल इकोनॉमी के हर क्षेत्र को हमने स्पर्श करने का प्रयास किया है। और हम जानते हैं रूरल इकोनॉमी में खेती किसानी का बहुत महत्व रहता है। विकसित भारत के 4 स्तंभों में हमारा किसान एक मजबूत स्तंभ है। बीते दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है, 10 टाइम। 2014 के बाद की बात मैं बताता हूं, और ये बहुत बड़ा जंप है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो लोग यहां किसान की बातें करते हैं, 2014 से पहले यूरिया मांगने पर लाठी पड़ती थी, रात रात कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। और वो जमाना था जब खाद किसानों के नाम पर निकलती थी, लेकिन खेत में नहीं पहुंचती थी, कहीं और ही काले बाजारी में, और 1 रुपया 15 पैसा वाला हाथ की सफाई का खेल चलता था। आज किसान को पर्याप्त खाद मिल रही है। कोविड का महासंकट आया, सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, दुनिया में अनाप शनाप दाम बढ़ गए, और परिणाम ये हुआ कि क्योंकि हम यूरिया पर डिपेंडेंट हैं, हमें बाहर से लाना पड़ता है। आज भारत सरकार को जो बोरा यूरिया का 3000 रुपए में पड़ता है, सरकार ने वो झेला और किसान को 300 से भी कम कीमत पर दिया है, 300 रुपए से कम। किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों को सस्ती खाद मिले, इस एक काम के लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि, उसे करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। हमने रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया, और पहले की तुलना में बीते दशक में 3 गुना अधिक हमने खरीदी की है। किसान को ऋण मिले, आसान ऋण मिले, सस्ता ऋण मिले, उसमें भी 3 गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमारे सेवा काल के दौरान पीएम फसल बीमा के तहत
2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए बीते दशक में अभूतपूर्व कदम उठा गए हैं और जो लोग संविधान की बातें करते हैं उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये भी दुर्भाग्य है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पानी की योजनाओं को लेकर इतना उनका विजन क्लियर था, इतना व्यापक था और इतना समावेशी था जो आज भी हम लोगों को प्रेरणा देता है। और 100 से बड़ी सिंचाई परियोजनाओं जो दशकों से लटकी हुई थी, हमने उसको पूरा करने का अभियान चलाया ताकि किसानों के खेत में पानी पहुंचे। बाबा साहब का विजन था नदियों को जोड़ने का। नदियों जोड़ने की वकालत बाबा साहब आम्बेडकर ने की थी, लेकिन सालों तक दशकों दशक बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आज हमने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंह चंबल लिंक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया और मैं तो गुजरात में कई नदियों को इस प्रकार से जोड़ करके नदियों को जिंदा करने का काम करने का मेरा सफल अनुभव भी रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हर देशवासी का इस सपना होना चाहिए, हम सबका सपना होना चाहिए कि दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर मेड इन इंडिया फूड पैकेट क्यों न हो। आज मुझे खुशी होती है जब भारत की चाय, इसके साथ साथ अब हमारी कॉफी भी दुनिया में अपनी महक फैला रही है, बाजारों में धूम मचा रही है। इवन हमारा टर्मरिक कोविड के बाद सबसे ज्यादा मांग बढ़ी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जरूर देखेंगे आने वाले समय में हमारा प्रोसेस सी फूड, और जिसको लेकर कुछ लोगों को पता नहीं कब क्यों दर्द हुआ, बिहार का मखाना दुनिया में पहुंचने वाला है। हमारा मोटा अनाज यानी श्री अन्न, ये भी दुनिया के बाजारों में भारत की शान बढ़ाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लिए फ्यूचर रेडी शहर वो भी बहुत जरूरी है। हमारा देश बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है और इसे चुनौती और संकट नहीं मानना चाहिए, इसे अवसर मानना चाहिए और हमने उस दिशा में काम आगे करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार अवसरों का प्रसार होता है। जहां कनेक्टिविटी बढ़ती है वहां संभावनाएं भी बढ़ती हैं। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली पहली नमो रेल, उसका लोकार्पण था और मुझे भी उसमें यात्रा करने का अवसर मिला। ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के सभी प्रमुख शहरों को पहुंचे, ये हमारी आने वाले दिनों की जरूरत है और हमारी दिशा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 10 साल में दिल्ली का नेटवर्क डबल हुआ और आज टियर 2, टियर 3 सिटी में भी मेट्रो नेटवर्क पहुंच रहा है। आज हम सभी गर्व कर सकते हैं, आज भारत का मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर पार कर गया और इतना ही नहीं, वर्तमान में 1000 किलोमीटर और उस पर भी काम चल रहा है। यानी हम कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।